बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखो कि आपको ये फिगर के अंदर एक जो है ये फिगर आपको ये शो हो रही है। यहाँ पर ये फिगर क्या है कि जब एक पेशेंट जो है उसको आप शॉक्स देते हैं, ठीक है, आप उसको शॉक्स देते हैं डीफाइब्रिलेटर के साथ। आप उसको जब शॉक्स देते हैं, ये आपके पास डीफाइब्रिलेटर है, तो इसमें सबसे पहले जो एनर्जी है हम इनिशियली उसको कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर करते हैं और उसके बाद हम उस पेशेंट को वो एनर्जी डिलीवर कर देते हैं बाय यूजिंग दैट कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स जो हैं आपके पास ये जो है वो सिंपल हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे कि सिंपल कुछ सर्किट एलिमेंट्स जिनको हम वायर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और जिन वायर्स में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो हम वो सबसे पहले वहाँ पर ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर जो है वो कैपेसिटर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पर कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे। और कैपेसिटर्स हमारे पास क्या होती हैं, वो डिवाइसेस होती हैं जो कि स्टोर करती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर। तो ये जो डिस्कशन है इसको हम जो है वो चैप्टर उसके अंदर रेजिस्टर्स स्टडी को हम फॉलो करेंगे। रेजिस्टर्स के केस में भी हम देखेंगे कि रेजिस्टर्स में किस तरह से आपके पास करंट फ्लो करता है, तो वो चैप्टर नंबर 27 के अंदर आप देखेंगे। और इसके अलावा आप इंडक्टर्स की बात करेंगे जो कि हम चैप्टर नंबर 32 के अंदर इसकी बात करेंगे। ये चैप्टर्स जो हैं वो इसी बुक के हैं जिस बुक से मैं आपको ये चैप्टर फॉलो करवा रही हूँ। ये बुक है फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाय सर्वे एंड जिवेट। तो ये जो है आपके पास इसके अंदर अच्छा कैपेसिटर जो हैं वो उनको वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं जो हमारे पास रेडियो रिसीवर्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को ट्यून करने के लिए। इसके अलावा फ़िल्टर पावर सप्लाईज़ के अंदर यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल्स इग्निशन सिस्टम के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश यूनिट्स के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि जिस तरह आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं फ़ैन्स यूज़ करते हैं, तो आप देखते हो कि फ़ैन्स के अंदर भी कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी डेली लाइफ की बहुत सारी अगर चीज़ों के ऊपर गौर करें तो उनमें कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होती है, डेफिनेशन क्या है कैपेसिटेंस की। हम अगर दो कंडक्टर्स कंसीडर करें जो कि फिगर नंबर इस 26.1 के अंदर आपको दिखाए हुए हैं। एक आपके पास जो है वो कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू है। तो हमने ये देखा कि हम अगर फिगर के अंदर देखें तो जो हमारे पास इस तरह का कम्बिनेशन होता है दो कंडक्टर्स का, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। अब जो कंडक्टर्स हैं वो उनको हम क्या कहेंगे, उन कंडक्टर्स को हम कहेंगे प्लेट्स। ठीक है, ये जो दो कंडक्टर्स आपको दिखाए हुए हैं, ये एक प्लेट है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और एक ये प्लेट है जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। तो हमारे पास ये जो कंडक्टर्स हैं इनके ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज है लेकिन ऑपोजिट साइन में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा इनके दरमियान में। ठीक है, तो जब आपके पास कैपेसिटर चार्ज होता है कंडक्टर्स के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज होता है लेकिन ऑपोजिट साइंस होते हैं उसके। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जब हमने डिटर्मिन करना है कि कितना चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर हुआ है, ठीक है, गिवन वोल्टेज के अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ है, तो हमने अब ये चीज़ डिटर्मिन करनी है। तो एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या बताते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि जो आपके पास क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू है कैपेसिटर के ऊपर, वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। सही हो गया। अच्छा, अब जो आपके पास ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये शेप पे डिपेंड करता है और जो आपके पास कंडक्टर्स की सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो रिलेशनशिप है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस रिलेशनशिप को हम लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू सी वी। यानी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब आप इक्वालिटी साइन में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर C का नाम दे दिया और ये जो C है इससे हम डिफ़ाइन करेंगे कैपेसिटेंस को। किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि ये आपके पास क्या है, रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। ठीक है, ये रेशियो है आपके पास
किस किस चीज़ की रेशो है कि दोनों कंडक्टर्स में से एक कंडक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, उसके ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ले लें, और उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों की रेशो आपके पास किसके बराबर होती है, कैपेसिटेंस के बराबर होती है, राइट। अब जो डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कैपेसिटेंस आपके पास हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और जो क्यू है, चार्ज क्यू है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन 26.1 से, और ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। अब हम अगर इसका ऐसे यूनिट देखें तो उसका ऐसे यूनिट जो होता है वो हमारे पास फेरड होता है, और 1 फेरड आपके पास बराबर होता है 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, चार्ज का यूनिट कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, तो ये आपके पास 1 फेरड बराबर आ गया 1 कूलम ओवर वोल्ट के। अच्छा, 1 फेरड, फेरड जो है आपके पास वो बहुत ज़्यादा लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस का, तो प्रैक्टिकली हम जो डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं यूनिट कैपेसिटेंस के लिए वो माइक्रो फेरड्स यूज़ करते हैं, पिको फेरड्स यूज़ करते हैं। माइक्रो फेरड जो होता है वो आपके पास पिको फेरड के बराबर होता है, इसके अलावा मिली फेरड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है ना वो हम माइक्रो फेरड और पिको फेरड के अंदर यूनिट्स को यूज़ करते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये एक फिगर है जिसमें देखो आपके पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। उनमें से एक प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एक प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो आपके पास d है, और उन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है आपके पास वो आपके पास कितना है, वो कैपिटल A के बराबर है। अच्छा, अब इनिशियली ये आपके पास अनचार्ज्ड है, जब बैटरी के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेंगे तो इन वायर्स को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमने जो है वो फोकस करना है सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को। अगर हम फोकस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस्टेब्लिश हो रही है, और ये क्या कर रही है कि फोर्स कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वायर से इमीडिएटली इस प्लेट के ऊपर जाना शुरू कर दें, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होते हुए कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं, इस प्लेट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस प्लेट के ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस दौरान ही दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के इस्टेब्लिश होने के साथ साथ आपके पास जो होगा एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस तब तक इस्टेब्लिश रहेगा वहाँ पर जब तक कि दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस की अमाउंट, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो जाता, ठीक है। यानी जितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी होगा, ठीक है। उसके साथ साथ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लीविंग द प्लेट पॉजिटिवली चार्ज इन दिस फाइनल कॉन्फिगरेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट इज सेम एज दैट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। इस केस में आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स के दरमियान वो इस्टेब्लिश जो हुआ वो सेम हो जाएगा, जितनी आपने इसके साथ बैटरी लगाई हुई है उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी होगा। अच्छा, अब हमारे पास एक जल्दी से एक क्विक क्विज है, उसको देख लेते हैं कि एक कैपेसिटर जो है उसके अंदर क्यू चार्ज स्टोर हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है। अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर दें कैपेसिटर को, बैटरी को वो डबल कर दें यानी 2 डेल्टा वी कर दें, तो अब आपके पास जो है वो क्या इसके ऊपर होगा चार्ज। तो कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस फॉल्स टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू एंड द चार्ज रिमेन्स द सेम। सबसे पहले तो आप देखें C बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V। जब आपने डेल्टा V को डबल कर दिया यानी 2 कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस 1/2 हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस फॉल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू एंड द चार्ज रिमेन्स द सेम। कैपेसिटेंस एंड चार्ज बोथ हाफ नहीं, दोनों नहीं होंगे। कैपेसिटर एंड चार्ज बोथ डबल हो जाएंगे, नो। कैपेसिटर रिमेन्स द सेम एंड द चार्ज डबल्स। सो पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है कैपेसिटेंस। तो हमने क्या किया कि हम डिराइव कर लेते हैं कि एक्सप्रेशन सबसे पहले कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन जो था हमारे पास वो क्या था, C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V, ठीक है। ये हमने एक्सप्रेशन अभी अपने पिछले टॉपिक के अंदर देखा।
तो ये डिपेंड करता है कि अब जो इस एक्सप्रेशन के बाद जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी वो रिलेटिवली इजी होगी अगर हमारे पास कैपेसिटर की ज्योमेट्री सिंपल है तो, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन सिचुएशन जो है टू कंडक्टर्स के अंदर वो हमारे पास क्या एक सिंगल कंडक्टर होता है और उसकी हम कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होती है। फॉर एग्जांपल हम एक सिंगल स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस कंडक्टर के अक्रॉस वो एग्जैक्टली सेम होंगी एज इफ़ दे वर conducting spherical shell conducting spherical shell of infinite radius, ठीक है। तो जो इसके अक्रॉस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल जिसका इनफाइनाइट रेडियस है उसके जैसी ही होंगी, उसके जैसे एग्जैक्टली सेम होगी। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो हमने क्या करना है कि एक इमेजिनरी शेल कंसीडर करना है सेकंड कंडक्टर में और हमारे पास जो है वो उस शेल को कंसीडर करेंगे और उस शेल का रेडियस हम सिंपली कह देते हैं कि उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी अगर सफ़ेयर की बात करें उस सफ़ेयर का रेडियस ए है तो उसके लिए आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने लास्ट चैप्टर्स के अंदर कैलकुलेट किया है, ठीक है। एक स्फेरिकल शेल के लिए आपने कैलकुलेट किया है पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपके पास बराबर होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर के बराबर था, ठीक है। तो वो आपके पास के क्यू डिवाइडेड बाय आर के बराबर था। तो इस केस में हम ये कह रहे हैं कि जो रेडियस है आपके पास वो ए है तो वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय ए के बराबर हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस आपको पता है कि क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी के बराबर होती है, तो क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी की जगह पे आप लगा देंगे के क्यू डिवाइडेड बाय ए। अब देखो क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो रहा है, क्यू और क्यू कैंसिल हो रहे हैं तो आपके पास ए डिवाइड बाई के ई बचेगा। के ई आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है इनटू ए। तो कैपेसिटेंस आ गया आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। सो दिस एक्सप्रेशन शोज दैट कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। रेडियस पे डिपेंड कर रही है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, ना ही इसके पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरह के जो जितने भी केसेस होंगे कैपेसिटर्स के तो उनमें कैपेसिटेंस जो होगी वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करेगी। तो इक्वेशन 26.1 जो है इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर बट द कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर विल डिपेंड ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। जो आपने ऊपर वाली इक्वेशन देखी थी 26.1 क्यू इज इक्वल्स टू सी डेल्टा वी, ये वाली, ठीक है। इसमें देखो तो ये चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है और पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रही है। ये जनरल इक्वेशन है, लेकिन अगर हम देखेंगे आगे चल के तो कैपेसिटेंस जो है किसी भी कैपेसिटर की वो डिपेंड करती है कि प्लेट्स की ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ना चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है ना ही पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो कैपेसिटेंस है पेयर ऑफ द कंडक्टर्स की वो आपको 3 फैमिलीज ऑफ ज्योमेट्री के लिए बताया हुआ है। सबसे पहले आप पैरेलल प्लेट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, देन कोसेंट्रिक सिलेंडर्स के लिए फाइंड करेंगे, देन उसके बाद आप जो है वो कोसेंट्रिक स्फीयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। और ये जो कैलकुलेशंस हैं इसमें हम अज्यूम करेंगे कि जो चार्ज ऑफ द कंडक्टर्स है उसको आपने सेपरेट कर लिया बाय द वैक्यूम, ठीक है। उसके अंदर आपने कोई भी मटेरियल अभी नहीं रखा हुआ। जिस तरह अगर पैरेलल प्लेट्स हैं तो 2 प्लेट्स अगर आपने ली, ठीक है, ये 2 प्लेट्स अगर मैं लेती हूँ तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान यहाँ पर जो है ना वो कोई भी मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है, बल्कि आपने क्या रखा हुआ है, वैक्यूम रखा हुआ है। तो अब देखो आपके पास 2 पैरेलल मेटालिक प्लेट्स हैं जिनका सरफेस एरिया आपके पास ए है और इनको जो है वो फिगर 26.2 फिगर के अंदर आपको ये दिखाया हुआ है, ये जो फिगर थी, ठीक है, उस फिगर के अंदर आपको दिखाया हुआ है इनका सरफेस एरिया आपके पास ए के बराबर है। और उसके बाद जो है ना वो आपने क्या करना है कि एक के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, दूसरी के ऊपर चार्ज माइनस क्यू है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है कि सिग्मा बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के। और अगर प्लेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इनके दरमियान में यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कहीं देखेंगे तो वहाँ पर वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। तो अब आपने लास्ट चैप्टर्स के अंदर पैरेलल प्लेट्स के लिए फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आपने कैलकुलेट की थी तो वो आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आई थी, ठीक है। तो सिग्मा की जगह पे आप वैल्यू लगा देंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू डिवाइड बाय ए लगा दिया आपने। अच्छा, उसके बाद आप देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि डेल्टा वी आपके पास ई इंटू डी के बराबर होता है। ई की वैल्यू अभी आपने यहाँ से निकाली
डी एज इट इज़ रहेगा, तो क्यू डी ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अब आपने क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैपेसिटेंस आप कैसे निकालेंगे, वो आपके पास बराबर होती है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पर उसकी वैल्यू जो अभी आपने यहाँ से निकाली वो आप यहाँ पर लगा देंगे, तो क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए थर्ड डिनोमिनेटर में, ये फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी जो है वो आपके पास कैपेसिटेंस आ गई। दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट्स प्लेट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट सेपरेशन। तो यहाँ पर भी देखें आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, सेपरेशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, चार्ज पे डिपेंड कर रही है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। तो अब हमने ये देखना है कि लेट्स कंसीडर हाउ द ज्योमेट्री ऑफ दीज कंडक्टर्स इन्फ्लुएंस द कैपेसिटी ऑफ द पेयर ऑफ द प्लेट्स टू स्टोर चार्ज। तो कैपेसिटर जो है वो अगर चार्ज है बाय द बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू द नेगेटिव प्लेट एंड आउट ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। तो कैपेसिटर प्लेट्स हमारे पास अगर लार्ज हैं तो वो चार्ज अकोमुलेट करेंगी और उस चार्ज को उनके पास इतनी एबिलिटी है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, अपने सब्सटेंशियल एरिया में। और जो आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा ऑन द प्लेट ऑफ द गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपके पास इंक्रीज़ करेगा एज द प्लेट एरिया इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे आप प्लेट एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज है वहाँ पर स्टोर हो रही है, वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो ये जो रीज़न है ये आपको इस काबिल बनाती है कि कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनल होती है प्लेट्स एरिया ए के। अब हमने क्या करना है, एक रीजन कंसीडर किया जिसमें हमारे पास एक रीजन कंसीडर करते हैं जिसमें प्लेट्स जो हैं वो सेपरेट हैं। अब हमने क्या किया कि मूविंग प्लेट्स को एक दूसरे के करीब कर देते हैं और ये सिचुएशन देखते हैं कि अब हमने सिचुएशन को कंसीडर करना है कि बिफोर एनी चार्ज हैव हैड अ चांस टू मूव इन रिस्पॉन्स टू दिस चेंज, ठीक है। तो बिकॉज नो चेंज हैव मूव, नो चार्जेस हैव मूव, कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हैव द सेम वैल्यू बट एक्सटेंड ओवर द शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है। वैल्यू सेम होगी लेकिन एक्सटेंड हो सकती है ओवर द शॉर्टर डिस्टेंस। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल डिफरेंस का v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी वो स्मॉलर हो जाएगा। अब जो डिफरेंस बिटवीन द न्यू कैपेसिटर वोल्टेज एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी अपीयर्स एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर कनेक्टिंग द बैटरी टू द कैपेसिटर। तो इस केस में जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वायर्स के दरमियान में वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैच करेगा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, और जब मैच कर जाएगा तो उसके बाद आपके पास चार्जेस फ्लो होना स्टॉप हो जाएंगे। अब हमारे पास जो देखते हैं कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है अगर आपके पास, तो आपके पास एक सॉलिड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस ए है, Q is and the charge Q is coaxial with the cylindrical shell of the negligible thickness, radius B is greater than A, and the charge minus Q find the capacitance of this cylindrical capacitor of its length L। तो आपके पास जो आपने एक सिलेंडर लिया जिसका रेडियस ए है, उसके ऊपर आपको पता है कि चार्ज प्लस क्यू है, और उसके बाहर आपने एक और सिलेंडर लिया जिसका रेडियस बी है और उसके ऊपर जो चार्ज है माइनस क्यू है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने फाइंड आउट करनी है कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले इसको कंसेप्चुलाइज करते हैं कि कोई भी पेयर ऑफ कंडक्टर जो है qualifies a capacitor, so the system described in this example therefore qualifies. Figure B helps a visualization of the electric field between the conductors, so we expect the capacitors to depend only on the geometric factors A, B and L। हमें ये पता है कि A, B या L पे डिपेंड करता है, ठीक है। L इज़ द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, तो वो कैपेसिटेंस जो होगी वो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अब सिलेंडर की जो सिमेट्री है सिस्टम की, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने प्रीवियस रिज़ल्ट्स को और हम फाइंड करेंगे। तो प्रीवियस रिजल्ट हमारा जो था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सिलेंडर्स, वो हमारे पास किसके बराबर था, वी बी माइनस वी ए। वो आपके पास बराबर होता था माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी एस। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख के वहाँ से ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसके बराबर हमने लिखा हुआ है। तो माइनस ई डॉट डी एस के बराबर होता है। तो अब देखो ई डॉट डी एस को हम ये देखते होते थे वहाँ पर कि ई और डी एस जो है वो दोनों
पैरेलल थे, दोनों के दरम्यान में एंगल 0 था, तो ई डॉट डी एस या डी आर जो है वो आप दोनों ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर शेप, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ई डॉट डी एस की जगह पे आ जाएगा ई डी आर कॉस थीटा कॉस 0 इज़ 1, तो दोनों पैरेलल हैं तो 0। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल से आपको जो है वो बताई हुई हैं। तो आप यहाँ पर ई की जगह पे लगा दोगे। ई आपने कैलकुलेट किया था सिलेंडर के लिए, वो आपके पास बराबर था 2k ई लैम्डा ओवर आर के बराबर था। तो डी आर ओवर आर को अंदर छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, उनको बाहर ले लें। तो ये आपके पास जो था वो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ आर आती है। नेचुरल लॉग ऑफ आर के ऊपर जब आप लिमिट लगाएंगे ए टू बी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग ए आएगा। तो लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब दो लॉग आपस में माइनस हो रहे होते हैं तो उनको आप इस तरह से डिवाइड करके लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए आप लिख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि c बराबर होता है q बाय डेल्टा वी, तो आपने यहाँ पर जो है वो डेल्टा v की वैल्यू जो आपने निकाली वो लगा दें। q से कैंसिल हो गया, l ओवर 2k ई नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a आ गया। कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द रेडियाई a एंड b एंड इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सो इक्वेशन shows the capacitance per unit length is the combination of concentric cylindrical conductor is। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ अगर आप निकालने इस L को आप उस तरफ डिवाइड करें तो 1/2 के ई नेचुरल लॉग ऑफ B बाई A आ गया। तो ये जो एग्जांपल है इस टाइप की जो एग्जांपल है, दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट इज़ अ कोएक्सियल केबल, जिसके अंदर आपके पास 2 कंसेंट्रिक सिलेंडर्स होंगे। अब वो सिलेंडर्स आपके पास कंडक्टर होंगे, वो उनको आपने किसी इंसुलेटर के ज़रिए से सेपरेट किया हुआ होगा। और यू हैव द प्रोबेबली कोएक्सियल केबल अटैच टू योर टेलीविजन सेट इफ़ यू आर सब्सक्राइबर ऑफ द केबल टेलीविजन। द कोएक्सियल केबल इज स्पेशली यूजफुल फॉर शील्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम एनी पॉसिबल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो जो आपके टीवी के साथ या आपकी जो केबल लगा हुआ होता है उसके साथ जो केबल की वायर आ रही होती है तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली ये अरेंजमेंट होती है। ओके उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर्स। तो स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे पास क्या होते हैं, आपने क्या करना है कि आपको क्वेश्चन गिवन है कि स्फेरिकल कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस b एंड चार्ज माइनस q कंसेंट्रिक विद अ स्मॉलर कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड चार्ज q। आपने क्या करना है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस डिवाइस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखो आपके पास एक सॉलिड स्फेरिकल सरफेस है जिसके अंदर एक छोटी स्फीयर आपने कंसीडर की जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है और उसका रेडियस आपने ए ले लिया। और इसके बाहर आपने एक और स्फीयर कंसीडर की जिसका रेडियस बी है, उसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू ले लिया। अगेन आपको पता है कि वी बी माइनस वी है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो माइनस ई डॉट डी एस के बराबर होगा और ई डॉट डी आर हो जाएगा। और इस केस में आपने ई की वैल्यू निकाली हुई है जो कि के क्यू डिवाइड बाई आर स्केयर के बराबर होती है। तो 1/r स्केयर का इंटीग्रल जब आप लेंगे तो वो 1/r आएगा, नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। लिमिट्स लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप q इक्वल्स टू c इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वी है। डेल्टा वी की वैल्यू आप लगा देंगे तो आपके पास जो है वो कैपेसिटेंस की ये वैल्यू आ गई। अब ये यहाँ पर भी देखें आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो ए और बी पर डिपेंड कर रही है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर इन इक्वेशन 1 इज़ नेगेटिव बिकॉज क्यू इज़ पॉजिटिव एंड बी ग्रेटर देन ए। तो हमारे पास जो एब्सोलूट वैल्यू है ए माइनस बी या बी माइनस ए, इस केस में जो रिज़ल्ट होगा वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि इसकी हमने क्या करनी है, एब्सोलूट वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमारे पास जो है वो एक सीरीज़ कम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कम्बिनेशन होता है। ये अपने रेजिस्टर्स के अंदर भी कम्बिनेशंस पड़े हुए होंगे, ठीक है। अपनी छोटी क्लासेस के अंदर, अपनी एफएससी लेवल के अंदर आपने ये कैपेसिटर्स का भी रेजिस्टर्स का पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन पढ़ा था कि आप उसमें किस तरह से वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से करंट कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैपेसिटर्स के भी इसी तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, या तो हमने उनको पैरेलल कनेक्ट किया होता है या फिर हमने उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया होता है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किट डायग्राम्स जो हैं वो उनके अंदर डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं आपके पास। वो सिंबल किस चीज़ को शो करते हैं, ये जो फर्स्ट सिंबल है ये आपके पास शो करता है कैपेसिटर्स को। ठीक है, कैपेसिटर्स की शेप जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, जिस तरह हमने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ा, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ करते हैं, इसलिए कैपेसिटर का सिंबल भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की तरह ही यूज़ होता है। उसके बाद बैटरी का सिंबल आप यूज़ करते हैं, एक जो है वो एक बड़ी लाइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, छोटी लाइन आपके पास नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, इसलिए हम उसके लिए बड़ी लाइन लगाते हैं।
इसके अलावा स्विच के लिए आप ये सिंबल यूज़ करते हैं, अगर ओपन होता है तो आप इसको यूँ ओपन बनाते हैं, अगर क्लोज होता है तो आप इन दोनों टर्मिनल्स को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो आपके पास सबसे पहले पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन के लिए आप देखो फिगर के अंदर ये दो कैपेसिटर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड हैं और इनको हमने एक बैटरी के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। एक साइड जो है इनकी एक का प्लेट जो है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, दूसरी को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। अब इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो हम इस तरह से बनाएंगे और जो डायग्राम जिसमें हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे उसमें हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा के सी इक्विवेलेंट की जगह पे एक कैपेसिटर, दो के बजाय एक कैपेसिटर लगाएंगे और वो बराबर होगा C1 प्लस C2 के। और वो किस तरह से निकलेगा अभी हम देखेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने एक प्लेट कनेक्ट कर दी, दूसरी को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। अब हमने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों को अप्लाई कर रहे हैं, देखें पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों को हम अप्लाई कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ से भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम जा रहा है और यहाँ से भी, तो दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि दोनों एक ही बैटरी से कनेक्टेड है। तो आपको पता है कि डेल्टा V1 डेल्टा V2 आपके पास ये डेल्टा V के बराबर ही होंगे। अब जो बैटरी अटैच की हुई सर्किट के साथ वो क्विकली रीच करेगी अपने मैक्सिमम चार्ज पे एंड लेट्स कॉल द मैक्सिमम चार्ज ऑफ द टू कैपेसिटर्स Q1 एंड Q2। तो Q1 आपके पास बराबर होगा C1 इंटू डेल्टा वी एंड Q2 बराबर होगा C2 इंटू डेल्टा वी। तो टोटल चार्ज आपके पास बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के। Q1 की वैल्यू लगाएं, Q2 की वैल्यू लगाएं। अब आपको ये पता है कि जो आपके पास डेल्टा V1 है और डेल्टा V2 है ये दोनों आपके पास जो है ना वो किसके बराबर हैं, ये आपके पास बराबर हैं डेल्टा V के। तो Q टोटल आपको पता है कि C इक्वलेंट इंटू डेल्टा V के बराबर होगा। तो आपने क्या किया कि जो आपके पास Q टोटल है वो बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा V1 और डेल्टा V2 आपके पास दोनों सेम है तो हमने इसको डेल्टा V लिख के कॉमन कर लिया। अब ये आपको पता है कि C1 प्लस C2 क्या है, C इक्विवेलेंट के बराबर है। तो C1 प्लस C2 आपके पास जो है C इक्विवेलेंट है, जो कि पैरेलल कम्बिनेशन में आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनको आपने उनकी कैपेसिटेंसेस को सम करेंगे आप, तो आपके पास जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो आप किस तरह से निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन जितने भी आपके पास लगे हैं। तो अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल capacitance is greater than any of the individual capacitance. तो statement 2 makes sense because we are essentially combining the areas of the capacitor plates and they are connected to the connecting wire and the capacitance of the parallel plates is proportional to the area। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स जो है वो डिपेंड कर रही है एरिया पे। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस आपने लगाए में उतनी ज़्यादा ही कैपेसिटेंस आपके पास इसकी आएगी। नेक्स्ट जो कम्बिनेशन है आपके पास ये फिगर के अंदर आपको दिखाया हुआ है, ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। सीरीज़ में आपने दो कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं। अब आप देखो आपने इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था इस के दरमियान वो डेल्टा V1 था और इसके दरमियान जो था वो डेल्टा V2 था। ठीक है, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में आपने लगा दिया तो लेफ्ट प्लेट इज़ कनेक्टेड टू capacitor 1 and right plate of the capacitor 2 is connected to the terminals of the battery and the other two plates are connected to each other and nothing else. Hence they form an isolated system that is initially uncharged and must continue to have net charge 0. तो अब हमने क्या करना है कि इस कम्बिनेशन को एनालाइज करना है। तो आपके पास क्या होगा, अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो है वो जब आपने बैटरी को इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ट्रांसफ़र आउट होंगे फ्रॉम लेफ्ट पॉइंट प्लेट C1 इनटू द राइट प्लेट C2। ठीक है, C1 की लेफ़्ट प्लेट से C2 की राइट प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब जो नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट होगा राइट प्लेट ऑफ C2 पे वो इक्वलेंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा फोर्स ऑफ द लेफ्ट प्लेट ऑफ C2 और इसी तरह लेफ्ट प्लेट देयरफॉर हैज़ एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज लीविंग द लेफ्ट प्लेट ऑफ C2 कॉजेज नेगेटिव चार्ज टू अकोमुलेट ऑन द राइट प्लेट ऑफ C1। ठीक है, तो अब आपके पास जो रिजल्ट होगा दोनों प्लेट्स में वो एंड अप हो जाएगा विद द चार्ज माइनस क्यू ऑन बोथ ऑफ द लेफ्ट प्लेट एंड एंड अप विद द चार्ज प्लस क्यू एंड देयरफॉर द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स कनेक्टेड ऑन द सीरीज आर सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्जेस होंगे आपके पास सीरीज कम्बिनेशन में वो चार्जेस आपके पास सेम रहेंगे, यानी Q1 Q2 आपके पास Q के बराबर ही होगा। लेकिन अब इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास वो बराबर नहीं रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो टोटल है वो आपके पास बराबर होगा डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 के। डेल्टा
डेल्टा V1 इज Q1 बाई C1 एंड Q2 बाई C2। अब आपको पता है कि Q1 और Q2 Q के बराबर हैं, तो आप इनको कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और अंदर क्या बचेगा, जब आप Q को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो आपने जो है वो C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट आपके पास बराबर आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो अब आपको ये पता है कि अगर आपने सीरीज़ में कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हुए हैं और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 के बजाय आपने बहुत ज़्यादा कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए हैं, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी रिलेटेड एक एग्जांपल अगर हम देख लें कि हमने क्या करना है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स शोन इन द फिगर, ऑल कैपेसिटेंसेस आर इन माइक्रोफैरड। ठीक है, आपको एक फिगर दिखाई हुई है, इस फिगर में देखें यहाँ पर जो है वो पैरेलल में 2 आपके पास कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। ये जो रेड सर्कल में शो हुए हैं, एक 1 माइक्रोफैरड है, एक 3 माइक्रोफैरड है, इस तरह ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है। इसी तरह इस फिगर के अंदर भी आपको बताए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास 1 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर्स हैं, जिनको आपने रेड सर्कल के साथ शो किया हुआ है, उसमें हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल के लिए अभी आपने पढ़ा था कि C इक्विवेलेंट बराबर होती है C1 प्लस C2 के, और दोनों लगाएंगे तो आप 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इसी तरह 2 और 6 वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास 8 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इसी तरह आप जो है वो ये जो ग्रीन सर्कल के अंदर हैं, इनके लिए कैलकुलेट करेंगे तो आप 1/C1 प्लस 1/C2 करेंगे, और 1/C इक्विवेलेंट है तो C इक्विवेलेंट आपके पास 2 माइक्रोफैरड के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो ग्रीन वाला है जिसमें 8 और 8 माइक्रोफैरड के लगे हुए हैं, ठीक है, ये 8 और 8 माइक्रोफैरड के सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो इनके लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 होगा, तो आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। नाउ फिगर C और जो 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है और 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इन पैरेलल है, उनके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो उनके लिए अगर पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 कर देंगे, और अगर जो है वो उसमें सीरीज़ में है तो 1/C1 प्लस 1/C2 करेंगे, तो आपके पास जो है वो सिंपल ही ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आज के लेक्चर को एंड कर रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे इस चैप्टर के, वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।